अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज ना एक नहायत ही अहम मौजू पर मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जो है पाकिस्तानी कौम और सब्र बर्दाश्त के रवैये के बारे में, कि हमें इस रवैये की किस कदर ज़रूरत है। ये एक ऐसा मौजू है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारे माशरती, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ता है। सबसे पहले ज़रा ठहर कर सब्र और बर्दाश्त की अहमियत पर गौर करिए। सब्र एक अजीम ताकत है और ये कौमों को अरूज अता करती है। अमूमन इसे बुज़दिली या फिर कमज़ोरी तसव्वुर किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्र हमें हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत देता है। अगर हम दुनिया की बल्कि बिलखसूस जंग दौइम पर नज़र डालें तो जापान की मिसाल हमारे सामने है कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी धमाकों के बाद जापानी कौम ने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। उस वक्त जापान भी आपे से बाहर हो सकता था और जंग को बढ़ा सकता था, लेकिन उसने उस वक्त फैसला किया कि अब वो इस सब में शामिल नहीं होगा। जापान ने अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए ख़ुद को तालीम, टेक्नोलॉजी और सन्नती तरक्की की तरफ लगा दिया और जापानी कौम ने अपनी नज़र तरक्की पर रखी और आज वो दुनिया की सबसे मजबूत मईशतों में से एक मईशत है। हम भी एक एटमी मुल्क हैं, एटमी ताकत रखते हैं और कोई शक नहीं है कि इसी से हमारी ताकत भी है और हमें आलमी सतह पर एक ताकतवर मुल्क भी समझा जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस ताकत को सब्र और बर्दाश्त के साथ इस्तेमाल कर और अपनी तवज्जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर रखें। सब्र की अहमियत को समझना हमारी कौमी नफ्सियात के लिए नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्र एक ऐसी खूबी है जो हमें जज्बाती तवाज़ुन में रखती है, हमें जल्दबाजी और जज्बाती फ़ैसलों से बचाती है। और हम देखते हैं कि जापान ने सब्र और बर्दाश्त के साथ ना सिर्फ अपनी मईशत को दोबारा खड़ा किया बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी कायम की है। हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। हमें तालीम और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करनी चाहिए, अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहिए और सन्नती तरक्की की तरफ उन्हें मुतवज्जा होना चाहिए। हमें कौमी सतह पर सब्र और बर्दाश्त की तालीम देनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम को ये समझना होगा कि तरक्की और खुशहाली के लिए ना सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करते हैं आज कि हम सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे और अपनी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, तवानाइयाँ हैं, वो मुल्क की तरक्की पर मरकूज़ कर देंगे और एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की तामीर करने में हम सब एक दूसरे के मुआविन साबित होंगे और सब एक दूसरे की मदद भी करेंगे। तो ये आज का पैगाम था कि किस तरह सब्र व तहम्मुल के साथ एक जो कौम है वो आगे बढ़ सकती है, वो तरक्की कर सकती है अगर आपके अंदर सब्र है, मुस्तकिल मिजाजी मौजूद है। तो ये आज का पैगाम था। लेकिन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पेरेंटिंग के हवाले से। पाकिस्तान में ना एक सोच बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि माँ बाप जो भी कर रहे हैं ना वो औलाद के हक़ में बेहतर नहीं है बल्कि उनके हक़ में बेहतरीन साबित होता है। शायद ये बात दुरुस्त हो और शायद किसी केसेस में ये बात गलत भी साबित हो सकती है। पाकिस्तान में हमारा समाजी मॉडल ऐसा है कि कुछ जेब में हो या ना हो, फैमिली प्लानिंग का जो मॉडल है वो ज़रूर बरकरार रखता है। फैमिली प्लानिंग से मुराद ये नहीं है कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए, या इससे मुराद ये है कि इन बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उन्हें कहाँ पढ़ाना है, क्या करवाना है। हमारे वालिदैन की अक्सरियत इब्तिदा से ही फैसला करती है कि बच्चों ने क्या पढ़ना है, कौन से मज़ामीन नहीं रखने हैं, कब क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है और यहाँ तक कि खेलना कब है। फिर दोस्त कैसे होने चाहिए, ये वालिदैन ने तय करना है। और शायद मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि दुरुस्त भी ये है। खैर, हम बच्चों को इंडिपेंडेंट माहौल देने से कतराते हैं कि कहीं बच्चा हाथ से निकल ना जाए। वैसे तो ना हद से ज़्यादा आज़ादी देने की इजाज़त होनी चाहिए और ना ही बेजा पाबंदियों की, क्योंकि माशरे में एक ऐसा तासुर भी है कि हद से ज़्यादा पाबंदियाँ भी बच्चे को अच्छा इंसान बना देती हैं। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे एतदाल का दामन कैसे थामा जाए, सोसाइटी में बच्चे को एक पुरएतमाद, मुनासिब और कामयाब इंसान कैसे बनाया जा सकता है और ख़ास तौर पर वालिदैन की इसमें कितनी ज़िम्मेदारी बनती है। और दूसरा ये कि एक तो ये पेरेंटिंग बनती है आफ्टर मैरिज या आफ्टर चाइल्ड, लेकिन जब आप
शादी करते हैं उससे उससे पहले आपकी किस तरह की तरबियत होनी चाहिए कि अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, इस दुनिया में लेकर आएंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या बुनियादी ऐसी चीज़ें या दोनों मियाँ बीवी को पता होना चाहिए कि हमने बच्चे को क्या क्या प्रोवाइड करना है, वो भी पेरेंटिंग होती है। और मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर ज़्यादा इन्फसाइज़ किया जा रहा है ताकि बच्चे से पहले बच्चों को मियाँ बीवी को या जो है पेरेंट्स को बताया जाए कि आपने पेरेंटिंग किस तरह की करनी है। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मिराद गुल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मिराद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मिराद, पेरेंटिंग कितना ज़रूरी है? एक तो मैंने बात की कि जब बच्चा हो जाता है तब पेरेंट्स बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, देखते हैं कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसने किस स्कूल में जाना है, क्या स्टडी करनी है, क्या उसका फ्यूचर होना चाहिए, प्रोफेशन क्या होना चाहिए। एक पेरेंटिंग आजकल जो मैं सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर एम्फसाइज भी किया जा रहा है कि बच्चा पैदा होने से पहले माँ बाप को पेरेंटिंग सिखाई जाए कि पेरेंटिंग होती क्या है। तो ये कितना ज़रूरी है कि बच्चे के होने से पहले वो जो मियाँ बीवी हैं, जो कि माँ बाप बनना चाह रहे हैं, उनको पेरेंटिंग सिखाई जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जब किसी को कुछ तरीका ही नहीं होगा, और स्पेशली जब बच्चा पहला होता है, हाँ, तो माँ बाप खुद भी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। एग्जैक्टली, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे उसको उठाना है, उसकी ज़रूरतों का। फिर बाकियों के सबके मशवरे उनको मिल तो जाते हैं, लेकिन हर एक का जो स्टाइल होता है ना वो फ़र्क होता है। हर कोई दूसरों को कॉपी नहीं कर सकता अगर करना भी चाहे। अगर एक कपल एक जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो वो ठीक है, जो बड़े लोग बड़े होंगे उधर के, वो बता रहे होंगे कि बच्चे को इस तरह पकड़ो, ये करो, वो करो, वो करो, मगर डिपेंड करता है उस माँ और बाप पे कि उनकी अपनी पर्सनालिटीज़ कैसी हैं। तो जब उनको ये प्री बर्थ ऑफ द चाइल्ड, अगर उनको कोई उनके हिसाब के मुताबिक, उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक, उनकी शख्सियत के मुताबिक उनको बताया जाए कि भाई नींद ख़राब होगी, चिढ़ना नहीं है, कैसे बच्चे को आपने, इवन दो बहुत सी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट है तो उसने क्या सुनना है, अच्छा, कितना स्ट्रेस लेना है, बच्चे से बात करनी है, और अगर स्ट्रेसफुल माहौल है घर में तो वो आराम से बैठे और बच्चे से बात करे, पेट पे हाथ रखे, अच्छा। बच्चे से बात करे, क्योंकि जितना वो महसूस कर रही है, जो वो सुन रही है, और जिसके साथ उसका जिस तरह का ताल्लुक है ना, बच्चे का ऑटोमेटिकली वैसे डेवलप होता जाएगा। अच्छा, इन द वूम। okay. तो जब वो बाहर निकलता है बच्चा, तो उसने जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी होती है और माँ का ताल्लुक जिससे ज़्यादा अच्छा रहा होता है, हाँ। बच्चे का ऑटोमेटिकली उससे ताल्लुक भी अच्छा होता है। वाओ। सो ये चीज़ें सारी प्री बर्थ अगर हम दोनों पेरेंट्स को बताएं कि ये अब दोनों की मुश्तरका प्रोडक्ट है, सो डोंट क्लेम कि भाई तुमने ही संभालना है, क्योंकि आजकल का माशरा ये नहीं रहा कि जी माँ जो है बस वही अब सारा कुछ इस तरह से करे, क्योंकि अब देखें ना डिफरेंट किस्म के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, बेहतरी की तरफ भी है और कुछ नुकसानात भी हैं उसके, लेकिन मेरे ख्याल में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब आपको पता है, जैसे पहले मैटरनिटी लीव होती थी, पैटर्निटी लीव भी है। पैटर्निटी लीव भी, लेकिन पाकिस्तान में आई डोंट शुरू थिंक होने सो वाली है। अच्छा, अवेल कर सकते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज ने ये शुरू किया है, तो जो मल्टीनेशनल हाँ है, लेकिन उसकी सूरत में भी जो पैटर्निटी लीव ले रहा है, क्या वो अपनी जिसकी लीव वो जिस मोटिव के लिए ले रहा है वो भी पूरा कर रहा है कि नहीं, कि वो एंजॉय कर रहा है कि मैं वेकेशन पे हूँ। तो ये दोनों का एक अमल इसमें होना चाहिए, उससे बहुत अच्छे नताइज मिल सकते हैं, नताइज मिलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से बुनियादी अवामिल हो सकते हैं जो पेरेंट्स को या फिर उन लड़का लड़की को हमें बताने चाहिए? मतलब अब जैसे आपने कहा कि हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो ऑलरेडी जिनका ये एक्सपीरियंस होता है, और सबका एक्सपीरियंस डिफर होता है, बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस तरह उस चीज़ को लेकर चल रहा है, उसने किस तरह कोप अप किया है उस सिचुएशन के साथ, लेकिन हर कोई अपने मुताबिक बताता है, और वो जो नई मदर टू बी होती है वो उस तरह उस बिहेव करना शुरू कर दे, जो उसके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कि वो सबकी सुने और सबकी ही माने। तो ऐसे में कंसल्टेंट के पास जाना, उससे अच्छी गाइड लेना जो सिर्फ आपकी सुने और आपको ही बताए कि आपने क्या करना है। बिल्कुल। और स्पेशली जब ये कहा जाता है ना, बेसिकली तो औरतें ही औरतों को कहती हैं कि जी
ये सब पर दौर आता है। हाँ जी, हमने आप भी पे कोई बच्चे अलग पैदा नहीं किए, आया। आप कोई अलग नहीं कर रहे भाई। आपके दौर में जो रिक्वायरमेंट्स थी सोसाइटी की That वो were different, फ़र्क थी, yeah. अब फ़र्क है। अब आपके पास गैजेट्स हर एक के पास मौजूद हैं, सबके पास इंटरेस्ट फ़र्क हो गए हुए हैं, प्रायोरिटीज़ फ़र्क हो चुकी हैं। अगर हम बायोलॉजिकल वे में बात करें तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि एपेटाइट हार्मोन्स का फ़र्क आ जाता है। औरत जो वो ज़्यादा जज्बाती हुई होती है, वल्नरेबल होती है उस दौर में, जो है नींद भूख वगैरह सब डिफरेंट होती है। इवन कुछ औरतों को कुछ स्मेल्स बुरी लगने लग जाती हैं, कुछ खाने बुरे लगने लग जाते हैं। सो बायोलॉजिकल डिफरेंस आता है। साइकोलॉजिकल डिफरेंस ये आता है कि जब पहला बच्चा हो चाहे दूसरा बच्चा भी हो, देखिए एक ज़िंदगी को पैदा करना, बर्थ देना, ये एक ज़िंदगी मौत का अमल है। इंसान जितनी दफ़ा भी बच्चा पैदा कर रहा है, जो औरत कर रही है, वो एक मरहले से गुजर रही है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से हर दफ़ा वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करती है, हर दफ़ा फेस करती बिल्कुल। है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जी पहली अगर जो है नॉर्मल बर्थ होगी है तो अगला सेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे ही है। सो इसलिए ये कह देना कि बायोलॉजिकली जी पहला भी तो बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा भी कर लेगी, फ़र्क है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है, खुशी का भी स्ट्रेस होता है। ये भी स्ट्रेस होता है कि पहला बच्चा इस तरह से है, दूसरा बच्चा ठीक हो जाए। और आजकल आपको पता है एबनॉर्मेलिटीज़ कितनी आ चुकी हैं, कितना खदशा रहता है। 5 महीने तक तो जो औरत होती है उसको यही खदशा होता है कि बच्चा ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। फिर सोसाइटी का प्रेशर, बेटा बेटियां हो गई हैं तो बेटा, अभी तक हमारी सोसाइटी का इसमें से नहीं निकल सकी है। नहीं निकल, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, दोनों सूरतों में ये सोसाइटी का प्रेशर रहता है। फिर जो स्पिरिचुअल मसले आ जाते हैं कि अल्लाह की तरफ हमें खदशात आ जाते हैं, हमें पीरों से ले लिया, तवीज़ ले लिया, अब तो बेटा ही होगा, ये करके ऐसे करो तो बेटा होगा। सो ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में जो है ना, ये प्री बर्थ, आफ्टर मैरिज, शादी हो गई है तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा हो गया तो एक और बच्चा कर लो, 2 बेटे हैं तो बेटी कर लो, 2 बेटियां हैं तो बेटा कर लो। पता क्या ये हमारे हाथ में है? सो ये चीज़ें, हाँ अब तो मतलब हो भी सकता है, लाइक अगर कोई अफोर्ड करे तो आ गई हुई है exactly, कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह के काम ही है। आप उनको उसके साथ छेड़छाड़ बहुत से लोग हैं कि जिनका कामयाब होता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका कामयाब नहीं भी होता है। तो इसलिए सिर्फ उस चीज़ के ऊपर नहीं आप लोगों ने सोचना कि जी सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें भी अल्लाह की कोई रज़ा होती है, तभी वो मुमकिन हो पाता है। अच्छा ये बताइए कि चले अब बच्चा बड़ा हो रहा है, घर का माहौल कैसा होना चाहिए, दूसरा पेरेंट्स की किस तरह की तरबियत उन्होंने करनी है, क्योंकि आजकल क्योंकि वर्किंग काम है, पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादातर एम्फसाइज़ किया जाता है कि अगर हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं ना तो वहाँ से तालीम भी हासिल करके आए और तरबियत भी लेकर आए। घर में आके हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको तरबियत भी दे सके। जो हमारे पहले माएँ घर पे होती थी तो हमारे ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। अब माएँ क्योंकि वर्किंग वुमेन हो चुकी हैं तो वो कहती हैं कि हमने स्कूल इतना अच्छा डाला है तो वहाँ से ही सारी चीज़ें वो सीख कर आए। बिल्कुल। अब यस दे आर लाइक इतने एक्सपेंसिव जब स्कूल्स रहते हैं, वो जो पैसे ले रहे हैं अपनी सारी चीज़ों के, तो जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि अगर वो 8 बजे से 4 बजे या 8 बजे से 5 बजे बच्चे को रखते हैं तो वो उसको मैनर्स सिखाते हैं, उसको सिविक सेंस देते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ स्कूल्स को भी अब थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, बिकॉज अब हमारा जो इकोनॉमिक मसाइल है उसमें तो ये है कि दोनों पेरेंट्स को ही कमाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है। तो उसमें फिर स्कूल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उनको सिविक सेंस देनी है, रिस्पेक्ट, रोड क्रॉसिंग, बहुत कुछ है जो सिखाना होता है बच्चों को। घर में भी ऑफ कोर्स अगर हम ये सोचें कि बच्चा सारा कुछ ही बाहर सीख कर आ जाएगा और घर में हमने कुछ नहीं करना, तो दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बिकॉज आप जिस तरह बच्चे को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको इनपुट भी वो देनी पड़ेगी घर में। घर का माहौल अगर आपने मजहबी रखा हुआ है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस पे जाएगा। अगर घर का माहौल बड़ा सेपरेटेड न्यूक्लियर सा है तो बच्चा भी अपनी जगह न्यूक्लियर ही बनाएगा। That's true. तो ये आपने जो देना है बच्चे को वो आपको पहले उसको करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर आपने बच्चे को एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनाना है तो सबसे पहले आपने अपने आप से वो चीज़ें शुरू करनी है। वो मॉड्यूल जो हैं वो पहले आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अपने माहौल पर इम्प्लीमेंट करना है, तब बच्चा उस चीज़ से सीखेगा। क्योंकि बच्चे सीखते हैं अपने माहौल से, उनको क्या नज़र आ रहा है, वो क्या सुन रहे हैं, उससे वो सीखते हैं, तब वो जाके उस ढांचे में ढलना शुरू हो जाते हैं।
सांचे में ढलते हैं। तो इसलिए अपने माहौल को बेहतर रखें, अपनी पेरेंटिंग को बेहतर करें, और ताकि आपके बच्चे जो आगे बढ़कर एक अच्छा इंसान बन सके, एक कारामद इंसान बन सके। डॉक्टर मिरात गुल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हम पेरेंटिंग के ऊपर बात कर रहे थे कि बच्चों की पेरेंटिंग किस तरह करनी है, और जनाब अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो लाहौर के मज़ाफ़ात और इतराफ़ से आए स्टूडेंट्स के तालीमी मसाइल के बारे में। हकीकत ये है कि लाहौर के बड़े तालीमी इदारे मयारी तालीम फ़राम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं जो स्टूडेंट्स बर्दाश्त करते हैं। स्टूडेंट्स को इन इदारों तक रसाई में कई मुश्किलात का सामना होता है, जैसे बहुत दूर पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, और माली मसाइल भी हैं। हॉस्टल्स की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं है। बाहर के ममालिक की तरह यहाँ पर जदीद सहूलियात की कमी है। स्टूडेंट्स अपनी तालीमी और ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने से भी कासर नज़र आते हैं। यूँ तो बैरूने शहर से आए बच्चों के लिए अच्छी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप्स के मौक़े भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, MBA और MBBS के शोबों में। स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को तालीमी कारकर्दगी, इम्तिहानी नताइज और इजाफी सरगर्मियों में शमूलियत करना पड़ती है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और पाकिस्तान में रहते हुए बेहतरीन तालीम हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अपनी मेहनत और लगन से काम करें। बैरून ममालिक अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ साइंसेस के मज़ामीन पढ़े। इन मज़ामीन में आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा मांग है, मतलब इसके ऊपर फोकस भी किया जा रहा है आज के इस दौर में, और ये तमाम अवामिल मिलकर स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन तालीमी मौक़े फ़राम करने में मददगार भी साबित हो सकते हैं। हमारी उम्मीद ये है कि इन नुकात पर अमल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अब मसला ये आ जाता है कि चले यहाँ पर जो लोग हैं, जो लाहौर से स्टूडेंट्स हैं या बड़े बड़े शहरों से जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत नोहा होती है कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स किस तरह हासिल करनी है, या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, या उन्होंने बाहर किस तरह हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। लेकिन जो हमारे मज़ाफ़ात में लोग रहते हैं, गांव देहात में लोग रहते हैं, जो छोटे इलाकों में लोग रहते हैं, उन तक ये रसाई नहीं पहुंचती है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि उन्होंने, अगर वो बहुत अच्छा उनकी तालीमी सरगर्मियाँ हैं या वो एक्सेल कर रहे हैं अपनी इस जर्नी में, तो वो बाहर भी जा सकते हैं, वो बाहर स्कॉलरशिप्स भी हासिल कर सकते हैं। उनके पास भी ये स्किल्स हैं, ये सलाहियत हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ें, हायर स्टडीज़ हासिल करें। तो उनके लिए एक रोड मैप होना चाहिए। वो किस तरह हो सकता है, उन्हें हम किस तरह अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं उन तक, इस पर आज हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कुरतुलैन ख़ान हैं। कुरतुलैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। उनके साथ साथ आसिम अली बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर आपको भी वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ अस्मा अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं अस्मा आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आज ख़वातीन ज़्यादा हैं तो सर से ही शुरू कर लेते हैं। आज हम आपको मौका देते हैं कि आज आप हमें बताइए। तो आज़म साहब, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो तालीमी स्ट्रक्चर है हमारा, एजुकेशन किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरह का ढांचा है, और उसमें कमी वाक़ई होती जा रही है। हमारा तालीमी निज़ाम बहुत सारे बहरानों से दो चार है। ऐसे में अगर एक स्कॉलरशिप बच्चे को मिल जाए, या अगर उसको बेहतरीन तालीम हासिल करने का मौका मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ से, ये भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये किस तरह हम इसको गाइडलाइन बना के बच्चों तक अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं? आपने बड़ा एक अहम ये मसला है जी। अभी आपका इससे पहले सेगमेंट पेरेंटिंग का चल रहा था। पेरेंटिंग और तालीम साथ साथ चलते हैं, कोरिलेट करते हैं, और वो उसकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर हम तालीम बिल्ड करते हैं। और पाकिस्तान में ख़ासतौर पे अब लाहौर के ज़ाविये से बात की जा रही है, तो तालीमी इदारे तो बहुत से हैं, उनकी जो रूट्स भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा पॉपुलेशन का दबाव और मांग जो है वो उससे भी ज़्यादा है। बेशक। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि वालिदैन को और बच्चों को मालूम हो कि हमने कौन सा रूट इख्तियार करना है। जो हमारा राइज है सिलेबस, जो मैट्रिक और FSC का है, उसके बाद हमारे कॉलेजेस हैं,
इसके अंदर अगर हम देखें तो बदस्तूर पिछले 40 साल से प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं वो मुस्तहकम भी होते जा रहे हैं और अच्छी तालीम भी देते जा रहे हैं। उसकी वजह बेसिकली ये थी कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स की जो उनके पास थे तालीम पे लेने के लिए वो कम होते गए बदस्तूर पॉपुलेशन के हिसाब से। वैसे तो दर्जा बढ़ रहा है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो कितने बच्चों को दें और फिर उसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी कितनी दें और तालीम बड़ी महंगी है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये खला पूरा किया जाए। प्राइवेट सेक्टर बीच में आया और बहुत से इदारे आपके सामने, वहाँ पे उनकी जो मैंने कटिंग एज देखी है वो ये है कि उन्होंने स्पेसिफिक वहाँ पे ऐसे लोग बिठाए हुए हैं जो बच्चों को ये बताते हैं कि आपकी स्किल किस कोर्स में ज़्यादा अच्छी रहेगी और बियॉन्ड स्कूल यूनिवर्सिटी में आप कहाँ जा सकते हैं। उसके अंदर देखें, अब जैसे मैंने बताया कि मैट्रिक हमारा राइज है, साथ साथ अगर आप पिछले 25-30 साल से देखें तो A लेवल स्कूल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी मांग बढ़ गई। उसमें एक थोड़ी सी मसला ये है कि हमने जो हमारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो हमने अपना सिलेबस रखा है और जो तालीम का जो इम्तिहानात का जाविया रखा है वो ये है कि वो ज़्यादा मेमोराइजेशन बेस्ड है। सो वो देखा गया कि जब बच्चे ये करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि जहाँ पे उनको एनालिटिकल स्किल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म करनी पड़ती है, ओपिनियन देनी पड़ती है, तो वहाँ वो थोड़े से वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उनको सिखाया नहीं जाता उस सिस्टम में से कि आपने इसको कैसे हल करना है। सही। सो ये जो सिलेबस है ये आ गया, पर इसमें अगेन मसला क्या है, बहुत महंगा है, इसका इम्तिहान भी महंगा है, इसके ज़राए भी महंगे, इसके असातिज़ा भी महंगे, इसके इदारे फिर बीच में आगे। जिस तरह एक होमरिज एक इदारा है, उसने एक अपना सिलेबस फॉरवर्ड किया और जो आप OA लेवल जिस मेयार पे ले सकते हैं वो मेयार भी वो रखा और उसकी जो फीस है वो तकरीबन 1/4 पे ले गए। तो इस तरह के ज़राए जब प्रोड्यूस होते हैं तो लोगों को नज़र आता है कि हाँ हम इस तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान में एक अच्छी तालीम, एक बेहतरीन तो तालीम है वो हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ बनती जा रही हैं। लेकिन फिर मसला आ जाता है कि अस्मा जी आपकी तरफ आऊँगी कि हम बेहतरीन तालीम की बात तो करते हैं, तालीम हासिल करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बात की थी पेरेंटिंग की, जिस तरह मैं पहले भी बात करी थी कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों ने पढ़ना क्या है, पढ़ना नहीं पढ़ना। वो कहते हैं कि अच्छा जो हमारी महरूमी थी ना हम वो अपने बच्चे से पूरे करेंगे, अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए ना तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या वही वाले सब्जेक्ट्स चूज़ करेगा, या अगर हमने कोई और फील्ड ऑप्ट करनी थी तो हम वो नहीं कर सके तो हमारा बच्चा वो बनेगा। लेकिन अब के दौर में कौन कौन से ऐसे मज़ामीन हैं ऐसे सिलेक्ट करके पाकिस्तान में रहकर आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं बड़े ईजीली? ऐसे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो है ही साइंसेस का, फिर बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा अगर आप और भी किसी जाना चाह रहे हैं फील्ड में, लॉ के हैं, अच्छा, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिर लैंग्वेजेस हैं, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो जो हमने देखी है और इतने देखा है कि बच्चियों के लिए बहुत मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, कि जो शादी हो गई, पढ़ना चाहती थी, पढ़ नहीं सकी, और वो क्या करें, फिर वो कहाँ जाएं? तो वो जैसे सर ने ही बताया है, इस तरह अब हम ऑनलाइन की तरफ भी आ सकते हैं। उसमें ये कि आपको बाहर के सब्जेक्ट्स के साथ भी हम लेके चल सकते हैं कि जो वहाँ डिमांड है। अच्छा, तो सबसे बेहतरीन बात जो है वो ये है कि आप ऑनलाइन की तरफ भी आ सकते हैं, उसमें भी बहुत मौके हैं आपके पास। और सर ने एक जैसे बताया भी है कि होमरिज है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि जिन बच्चियों को पर्दे में नहीं बाहर जाने की इजाज़त, वो घर बैठ के ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकती हैं। अच्छा, ठीक है। और जो बाहर की दुनिया है उसको यहाँ अपने घर बैठ के वो एक्सप्लोर कर सकती हैं। और उनके रास्ते आगे खुल जाते हैं फिर। लेकिन अब रोका जा सकता है ब्रेन ड्रेन को क्या, अगर इस तरह की सहूलियात मुहैया की जाए हमारे बच्चों को या आने वाली हमारे यहाँ इदारे बेहतर होते जा रहे हैं, यहाँ पे भी है। पर बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की भी नो हाउ जो है इन इदारों को देनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कि हमारे बच्चे वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भाई आगे उसकी ज़रूरत है भी है कि नहीं है, मार्केट में जगह है भी, वैकेंसी है भी है कि नहीं। इसलिए तो इतने बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं और वो कहते हैं कि हमारी डिग्री किसी काम की नहीं है। इस वजह से क्योंकि ना तो उन्होंने कोई काम किया होता है, पहले अवेयरनेस ली होती है, और ना ही वो इदारे जो है वो थोड़ा सा
काम कर रहे होते हैं कि हमने जो बच्चा प्रोड्यूस करना है उसकी आगे जाके इसमें आपकी कथा कलामी जी, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है। एक दफ़ा इस तरह की बात मेरे एक प्रोफेसर से हो रही थी कि जी वो वाला जो है वो तो ऑप्शन जो है वहाँ पे एक लफ्ज़ एक ज़माने में किया जाता है जी इस फील्ड में चार्म नहीं है स्पेस नहीं है। अच्छा, सो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा भैया बात ये है कि देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप फॉर एक्सीलेंस। एग्जैक्टली। यूं नहीं हो सकता कि कोई आपके लिए दरवाज़ा खोल करके खड़ा हो के भाई आ जाएं, आ जाए जी, आपके लिए सीट रखी हुई है हमने। नहीं, तगोदो है, मेहनत है, एक्सीलेंस है True. और यूं ही प्रोग्रेस है। बिल्कुल। सो आई डोंट डिस्करेज एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई नेवर टेल देम कि भाई अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो यहाँ तो वो चोक्ड है नहीं, भाई चोक्ड है या नहीं है, यू बीट द अदर्स, यू गेट टू द टॉप। ट्रू। वंस यू गेट टू द टॉप द फील्ड इज योर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। तो अस्मा, आपको क्या लगता है कि हमारा जो प्राइमरी लेवल से ही हमारा जो निज़ाम है एजुकेशन का, उसको वहीं से चेंज करने की ज़रूरत है अब हमें, और कर देना चाहिए अब हमें है, बिकॉज़ अब मेरे ख्याल से और देर नहीं करनी चाहिए अब। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बचपन से ही उनको एक रट्टे की आदत लगा देते हैं कि बस ये है और इसी को आपने पढ़ना है, जबकि हमें उन्हें ये कहना चाहिए कि अगर बेटा आपने ये करना है, अब सोचो कैसे करोगे। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए हर चीज़ को, वही फिर आगे जाके आपकी मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका बच्चों का क्लियर है ना कि अगर हमने कुछ करना है तो कैसे मेहनत करनी है और कैसे इसको सोचना है कि इसको हमने करना कैसे है, ये सोच उनकी डेवलप करने की ज़रूरत है और ये बचपन से ही हो सकती है। बचपन से पेरेंट्स पे भी, और दूसरा ये कि हमारा पूरा निज़ाम तालीम अब जो है ना वो चेंज होने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हमें करनी चाहिए अगर हमें अपने जो आने वाली नस्ल है उसको पायदार बनाना है, और अगर हमने तरक्की करनी है और बाकी ममालिक की फहरिस्त में आना है तब जाके हो सकता है। तो कुरुतलन इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए, अब जैसे हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर में सिर्फ लाहौर ही नहीं रहते, बहुत से बाहर से लोग भी आते हैं, बच्चे भी बाहर से आ रहे होते हैं, हॉस्टलाइज भी हो रहे होते हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, उनके पास भी गाइडेंस नहीं होती है। तो उनके लिए भी कोई सहूलियात हैं इन सारी चीज़ों के अंदर? मुझे लगता है सहूलियात बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। गवर्नमेंट लेवल पर तो मुझे लगता है कि बहुत ही ना होने के बराबर हैं। बच्चे को प्राइमरी से, जिससे आपने तस्करा किया कि प्राइमरी से ही ये बताना कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका कैलिबर क्या है और उसने वो इससे आगे जाके करेगा क्या, वो इस तालीम से क्या किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तो ये वाली चीज़ नहीं है, ये बचपन से उनको होनी चाहिए। बहुत छोटे लेवल्स पे बच्चों को ये बताना कि उनकी कौन सी फील्ड होनी चाहिए, उस फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेना चाहिए, और उसके बाद वहाँ जाने के लिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह। मुझे लगता है लाहौर में तो बहुत हद तक है, बड़े बड़े शहरों में मौजूद है, छोटे शहरों में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा मौजूद है लाहौर में, लेकिन वहाँ पर भी बच्चे को ये पता नहीं होता कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ। मुझे ज़्यादातर इंजीनियरिंग, डॉक्टर हमारे यहाँ बस यही करना है हमने। हाँ जी, नहीं होता, कैलिबर नहीं होता। मेरे पास ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि फादर चाहते थे डॉक्टर बन वही ना कि वो आप खुद नहीं बन सकते हैं तो वो आप बच्चों के थ्रू बन रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और एक वन ऑफ माय स्टूडेंट ही सेड कि मैंने सिर्फ अपना ना वो जो एक सर्टिफिकेट होता है मैं उसको वॉल पे लगाना चाहता हूँ, असल में उसके लिए डॉक्टर बनना है। एग्जैक्टली, अदरवाइज मैं अपना एक जो है वो गाड़ियों का शोरूम खोलना चाहता हूँ। सो अब उस बच्चे को नहीं पता, वो बच्चा जो है वो हमारे पंजाब के जो है एक बहुत छोटे पसमानदा इलाके से आया हुआ है, अच्छी खासी ज़मीनें हैं, वहाँ से वो बेच कर आया हुआ है। लाहौर में आने के बाद ठीक है, जिस भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया ले लिया, और अब उसकी ज़रूरत थी आपको, आपने किस बच्चे का हक मारा। हाँ जी, शायद हमारा एक ट्रू डॉक्टर जो है निकल आता, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ इन एरियाज़ में नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, वो तो चले बन गया ना डॉक्टर। एक तो कुछ लोग होते हैं कि जी वो फील्ड ही स्विच कर लेते हैं, 3 साल उन्होंने पढ़ा है, आधी डिग्री ली है, उसके बाद उन्होंने समझ आई अच्छा ये मेरी मिजाज की चीज़ नहीं है, अब मुझे किसी और डिग्री में जाना है, अब मैंने किसी और फील्ड में जाना है, तो इस तरह भी स्विच कर लेते हैं। तो ये आपका भी टाइम वेस्ट हुआ, आपने किसी और का भी जो है ना वो हक मारा है। तो इस पर भी लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या, उनकी मिजाज की चीज़ क्या है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में ना एक कॉन्सेप्ट जो करियर एडवाइजिंग का बहुत कॉमन होता जा रहा है, ये बहुत छोटे लेवल पे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम कभी उसको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कभी करियर एडवाइज़र कहते हैं। बच्चे का देखते हुए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, उसका एप्टीट्यूड कहाँ पर है, और बच्चा खुद किस सब्जेक्ट में जाना चाह रहा है, ये डिसाइड करने के बाद बच्चे को बहुत छोटे लेवल से
उसी फील्ड में लेकर जाना ताकि उसको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, और उसको पता हो कि उस फील्ड में क्या एक्सपेक्ट करता है, मुझे किस नेचर ऑफ जॉब मेरी क्या होगी और स्कोप कितना है उसका, और क्या मैं नौकरी को नौकरी समझ के कर रहा हूँ या वो मेरा पैशन है, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हूँ। फिर वो ज़रा आसान हो जाती हैं चीज़ें बच्चे के लिए। इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही ये ज़रूरत है। वही बात दोबारा से दोहराऊंगी कि हमारा पूरा जो निज़ाम तालीम है उसको चेंज करने की हमें ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ये बताने की ज़रूरत है कि जो आपका बच्चा जिस तरफ उसका रुझान है उधर लेके जाएं। उसे फोर्स मत करें कि नहीं अब ये करना ही है आप। लेकिन हम तो बच्चे को बचपन से ही उसके दिमाग माइंड बिल्डअप कर देते हैं ना कि तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, या तुमने इंजीनियर ही बनना है, तुमने MBBS ही बिजनेस ही करना है। तो फिर वो बच्चे के तो दिमाग बन जाता है बचपन से ही, तो फिर उस पर क्या करें? प्रेशराइज तो बचपन से ही होता है। ऐसे ही है, लेकिन आपको समझ आ जाती है कि आपका बच्चा करना चाह रहा है कि नहीं। कुछ टाइम बाद समझ आ जाती है, ये अलग बात है कि हम आंखें बंद कर लें, समझ आती है तो आपको बच्चे का साथ देना चाहिए एज अ पेरेंट, एज अ टीचर। फोर्स मत करें किसी को भी अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो उससे। फंडामेंटल बात आपने पहले की ना जी, तालीमी इदारे और तालीम का निज़ाम और इस सब का। सो देयर टू थिंग्स हियर। वन थिंग इज द वे वी एग्जामिन आवर स्टूडेंट्स। ओके, उसके अंदर जो पहले मैंने आपका, इफ़ योर एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी, व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग। और यहाँ पे एक इशू आता है कि हु शैल टीच द टीचर्स। ट्रू। अगर असातिज़ा को पढ़ाना ही ऐसे आता है तो फिर वैसे ही पढ़ाएंगे, फिर वैसे ही पढ़ाएंगे और फिर बच्चे भी वैसे उसके अंदर भी इसीलिए वजह से तो जैसे मैंने पहले कहा ओ और A लेवल सिलेबस इसलिए एक्सपैंड करता जा रहा है, उसकी मांग एक्सपैंड करती जा रही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको रिविजिट करें। ठीक है, मतलब अपना देखें। दूसरा ये कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें कि वो किस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं, और फिर उनको मदद वो तमाम तर पाथवेज़ उन्हें मुहैया करें ताकि वो आगे एक्सेल कर सकते हैं। और उसके मुताबिक उसके मुतालिक हमने तमाम तर चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। अस्मा अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, कुरतुल खान हमारे साथ मौजूद थे, आसिम अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है स्टूडेंट्स के हवाले से। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से। कहते हैं कि जो वक्त के साथ ख़ुद को नहीं बदलता वो फिर तासुफ़ के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में जिस तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, इस हिसाब से तो हमें हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अलमिया है कि हम हमेशा हादसे के बाद जागते हैं, कुछ दिन बड़ी मेहनत करते हैं और फिर कुछ अरसे बाद हम सो जाते हैं। हम बात करते हैं तो लाहौर भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और मानसून का स्पेल 6 जुलाई से शुरू हुआ है। और गुज़श्ता हफ्ते हमने लाहौर के एक वक्त में शदीद बारिश के बाद कुछ घंटों के लिए सड़कों पर पानी ही पानी देखा था। लेकिन भला हो वासा समेत दीगर इदारों का कि उन्होंने तगोदो करके चंद घंटों में ही लाहौर को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ धकेल दिया था। अब सवाल ये है कि मानसून में हर साल शदीद बारिशें होती हैं, जिसके नतीजे में लोगों का माली नुकसान भी काफ़ी होता है। इससे बचाने के लिए एक अच्छी ऑप्शन दी गई थी कि इब्तदाई तौर पर शहर में 10 मकामात पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ शायद 3 ही बनाए गए हैं। और गालिबन एक वाटर टैंक बागे जना में भी बनाया गया है, क्योंकि उसके इतराफ़ में वारिस रोड आता है और डेविस रोड आता है, जो कि बुरी तरह से बारिश के बाद मुतासर होता है। लेकिन अब सूरत हाल मेरे ख्याल से कदरें मुख्तलिफ होती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद दिनों में भी एक मरतबा फिर से शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो हम बारिश के पानी से बचने के लिए पेशगी इक़दाम क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सड़कों के अतराफ़ में मौजूद बनी ग्रीन बेल्ट्स को सड़क की सतह से नीचे रखने के मनसूबे का भी आगाज़ कर दिया गया है। ये फ़ैसला क्यों किया गया है, इसकी फिजिबिलिटी क्या है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं।
मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, वाटर टैंक्स के, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स मेरे ख्याल से गालिबन मुझे भी 3 साल हो गए शो करते हुए, और मैं तभी से इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बारिशी पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है और उसको अगर हम स्टोर कर लेंगे तो वो हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह वो नीचे जाती जा रही है। 3 बनाए गए हैं, उसका कोई फ़ायदा हुआ है? सबसे पहले तो ये बताइए, बाकी भी साथ पे आते हैं। मुनीबा, सबसे पहले तो ऑन लाइटर मोड, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप इसी तरह प्रोग्राम करती रहें। आप वाटर टैंक जिक्र करती रहेंगी। अगर आप 3 सालों से वाटर टैंक की बात कर रही हैं तो मुझे अगले 3 साल भी यही नज़र आ रहा है कि आप गाहे बगाहे वाटर टैंक के ऊपर जो गवर्नमेंट है और जो इदारे हैं उनकी रहनुमाई करती रहेंगी कि इस चीज़ की ज़रूरत है इस शहर को। अब जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब हमारे ऊपर आफत आ जाती है हम तब ही क्यों मुतहरिक होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनके ऊपर आफत आ जाए और ये मुतहरिक हो जाएं तो ये भी ब्लेसिंग है। अच्छा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम अज़ कम काम करना तो शुरू करें। जिस तरह आपने ये सारा बताया कि 6 जुलाई से बारिशों का स्पेल जारी है, 6 अगस्त आ गया, इसके दरमियान 2 दफ़ा बड़ी तेज़ बारिशें बरस चुकी हैं। एक दफ़ा 368 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, एक दफ़ा 298 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बकौल इदारों के 44 साला बारिश के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया जिस डगर के ऊपर आ गई है, अब अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिराते मुस्तकीम का इंतखाब कर लिया कि ये सीधा रास्ता है। अच्छा। इस सीधे रास्ते पे चल के इस मॉनसून के अंदर और आने वाली जो बारिशें होंगी उसके अंदर बारिशी पानी के निकास को बर वक्त मुमकिन भी बनाया जा सकेगा, और ये अब्र रहमत जो कि बारिश इस लाहौर के लिए रहमत बन के बरसती है, इस पानी को काबिल इस्तेमाल भी बनाया जाएगा। लेकिन ये जो इन्होंने सिराते मुस्तकीम का रास्ता अपनाया है, ये थोड़ा लंबा नहीं है? देखें जी, मैंने फिर आपको अर्ज़ की है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है। अच्छा। उस पर अमल दरामद करने का काम भी बहुत स्लो है। उसमें सबसे पहले ये होता है कि प्लानिंग इतनी मजबूत नहीं की जाती, सम टाइम ब्यूरोक्रेसी को और हुकूमत को अंधेरे में रखा जाता है और जो मुकम्मल फैक्ट एंड फिगर होते हैं वो नहीं फराहम किए जाते, जिसकी वजह से ये इस तरह के आपको और मुझे कमेंट करने पड़ते हैं और हमें फील्ड में भी और प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देखने में आती हैं। अब कल मैं एक रिपोर्ट कर रहा था कि लाहौर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो पार्क्स हैं उनको सड़क से गहरा किया जा रहा है ताकि उसमें बारिशी पानी को जमा किया जा सके। एक तो वो पौधों के लिए, दरख्तों के लिए और घास के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित होगा। दूसरा, जो सड़कें हैं वहाँ पे बारिशी पानी जमा नहीं होगा। उस सिलसिले में एक रिपोर्ट मेरे पास आई तो उसमें कहा गया कि लाहौर में 45 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन बेल्ट सड़क से ऊंची है। अच्छा। और अगर इसको गहरा कर दिया जाएगा तो 25 के करीब जो पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं नशेबी इलाके वो ख़त्म हो जाएंगे और बारिशी पानी वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। देखने को तो ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट लग रही है कि वाकई इनको गहरा करना चाहिए, लेकिन जब मैंने शहर का सर्वे किया और अपने मुशाहदे की बुनियाद पे मैंने लिखना शुरू किया तो उन 45 के अलावा 115 पॉइंट्स की तो मैंने खुद निशानदेही कर दी। अच्छा। ये वो बात है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनकी प्लानिंग मजबूत नहीं होती। लाहौर जो कि 89,000 किलो ये 89,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पे फैला हुआ है, इसके अंदर आपको सिर्फ 45 पॉइंट ऐसे नज़र आए हैं कि जहाँ पे बारिशी पानी जमा होता है और वो उसके बाद उसका निकास करना मुश्किल होता है। भाई पूरा लाहौर डूबा होता है। बिल्कुल, ये जब ये बारिश हुई है, अभी पिछली बारिश का जिक्र कर ले, 44 साल जो रिकॉर्ड टूटा है पूरा लाहौर डूबा हुआ था। इसमें भी 31 जुलाई वाली बारिश है। 31 जुलाई की बारिश में पूरे लाहौर की जो इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी अफसरान हैं वो सारे फील्ड में थे। ये सारे बैठ के लिखना शुरू कर दें तो ये पॉइंट 250 से ऊपर चले जाएं, आपको सिर्फ 45 पॉइंट नज़र आए हैं। मैं फिर ये मुनीबा अर्ज़ कर रहा हूँ कि 45 पॉइंट को गहरा करना बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन सिर्फ 45 पॉइंट को गहरा करना ये अच्छी बात नहीं है। आप एक दफ़ा लाहौर का मुकम्मल सर्वे करें। क्या पता उन्होंने फेज वाइज करना हो, पहले फेज में उन्होंने 45 रखी हो, बाकी फेज सर वो रिपोर्ट ही इतने की पेश की, रिपोर्ट ही इतने की पेश की। बात ये है सर, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन, केनाल रोड, सब्जाजार, इकबाल टाउन,
हम कतई तौर पे इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है कि आप इनकी ग्रीन बेल्ट्स को गहरा ना करें, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि ताजपुरा, चाइना स्कीम, शादरा, बदामी बाग, जो कि ज्यादा कोर एरिया है, जो अर्बन फ्लडिंग के एरियाज हैं, जिसको पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया कि यहाँ पर उनको बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे आपने क्या किया? वहां पे तो आपको ऐसा कुछ नहीं नजर देख लें, ये डेविस रोड देख लें, बिल्कुल ये हमारे सामने। हाँ, ये सारे एरियाज है ना जो कि ये वाटर कैची एरिया है और जिनकी ग्रीन बेल्ट्स को नीचा करना ज़रूरी है। सिर्फ खुदारा जो प्रोटोकॉल के एरियाज़ हैं या जहाँ पे जो अफसरान बाला ने या ये पावर कॉरिडोर्स के जो हैं दिलदादा हैं, उन्होंने गुजरना, सिर्फ उनको ठीक ना करें। इससे पहले कि बारिश का जिस तरह पानी इनके सरों से क्रॉस कर जाता है तो ये भी पानी सर से क्रॉस ना कर जाए, उससे पहले। पैसे कितने लगने हैं? सर इसमें कोई पैसा नहीं लगना। अच्छा। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हम अरबों रुपए बर्बाद कर चुके हैं जब हमने ग्रीन बेल्ट को सड़क से ऊपर किया या कप स्टोन लगाए वहाँ पे या वो टफ टाइल्स लगा के, तो अरबों रुपए हम इससे पहले ज़ाया कर चुके हैं। अब तो करना कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ डिगिंग करनी है, मेरे एक डिगिंग करनी है और रोड साइड ड्रेन देनी है, जिस तरह ये बागबान करते हैं PHA के और इनके साथ वासा LDO टीपा का जो अलाइड महकमे वो काम कर रहे होंगे, ग्रीन बेल्ट गहरी कर देंगे, बारिशी पानी उसमें महफूज हो जाएगा। मतलब इसमें इतना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है। बिल्कुल जी, अभी तक 45 इनके कागजों में इन्होंने 45 मुकामात कर भी दिए हैं। कर भी दिए हैं ये सिर्फ 4 से 5 दिनों में। इसका मतलब है कि ये काम डूएबल था, जिसको माजी में भी किया जा जिसको सकता 2017 से लटकाया जा रहा है अभी तो इसको किया जा सकता था लेकिन नहीं किया। लेकिन दूसरा डूएबल है कि नहीं? अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो बनाने थे, 3 बनाए गए हैं, उसका हमें फायदा हुआ है नहीं हुआ वो एक अलग बहस है। जो बाकी 7 रह गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है? वो बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे, या इसी तरह हमारा जो लाहौर है वो डूबता रहेगा? सर देखें जी, डूएबल तो फिर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन भी थी कि जिसमें उन्होंने ना दरबार देखे, ना मसाजिद देखी, ना कब्रस्तान देखे और जगह अक्वायर करके तो सब कुछ बना डाला। मतलब अगर स्टेट की प्रायोरिटी हो तो फिर क्या डूएबल नहीं है, और अगर स्टेट की प्रायोरिटी ना हो तो फिर क्या ये डूएबल है फिर? हाँ, फिर ये 6-6 सालों में ग्रीन बेल्ट्स भी नहीं बनती। अब बुनियादी तौर पे इसमें मुनीबा ये जो आप 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की निशानदेही कर रही हैं, उसमें अभी जो महकमा हाउसिंग और पंजाब गवर्नमेंट है ना, उनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना वो नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने जून में बजट पास किया 2024-25 का, तो उसमें एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको 15 जुलाई तक मुतलका फोरम से मंजूर करवा लिया जाएगा। ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अभी तक ये जो 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का प्रोजेक्ट है, ये बजट में शामिल होने के बावजूद जो इसका मुतलका फोरम है वहाँ से उसकी मंजूरी नहीं ली जा सकी। उसके बाद एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है, जो इंजीनियर्स हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये एक एडमन अप्रूवल होती है। अच्छा। एडमन अप्रूवल मींस अ प्रिंसिपल अप्रूवल, जो कि इजाज़त देती है कि आप इस मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दें। इन मंसूबाजात की अभी एडमन अप्रूवल जारी नहीं हुई। यही वजह है कि अगर ये प्रोसेस इसी तरह ही चलता रहा तो अक्टूबर या नवंबर में इन पे काम का आगाज़ किया जाएगा। हम बात कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन के साथ अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स के हवाले से कि उनको कब तक बनाया जाएगा, कितनी ज़रूरत है उनकी, और ख़ास तौर पर ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से भी हमने बात की है। जैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बांझपन के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही संजीदा मसला है जिस पर गलत मफरूज़ों की वजह से बाज़ औक़ात देर भी हो जाती है। और जिस जोड़े के यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ आम तौर पर उसके मुतालिक यही समझा जाता है कि इसमें कसूर लड़की का है। ये एक मिसकंसेप्शन है, मगर इसकी वजह से हमारे यहाँ फैमिलीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हकीकत तो ये है कि ये मसला लड़के में भी हो सकता है, और मर्द का इस बात पर टेस्ट करवाना कि औलाद ना होने की वजह क्या है इंतहाई बुरा समझा जाता है, बल्कि अना का मसला बन जाता है। इस इनफर्टिलिटी में जितनी ज़िम्मेदार लड़की है
उतने ही फीसद चांसेस हैं कि ये जिम्मेदारी लड़के की भी हो, क्योंकि जब भी नई नस्ल आगे चलनी है इसमें मर्द और औरत दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है। और वैसे भी अगर हम बांझपन की शरह को देखें तो इसके कॉजेज़ 40% फीमेल में है और 40% ही मेल में होते हैं और बाकी 20% दोनों में होते हैं, यानी 50-50 चांसेस हैं। तो इसमें सिर्फ ख़वातीन को टारगेट करना सरासर ज़्यादती होती है। साइंसी वजूहात जाने बगैर किसी को भी इसका ज़िम्मेदार मत समझा ठहराए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मर्द और औरतें दोनों में कोई मसला नहीं होता, और वो क्या है किसी को ये जानने में दिलचस्पी नहीं होती है। याद रखें कि इसमें नफ्सियाती परेशानियां भी बहुत सी मनफी किरदार अदा करती हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, जबकि सिर्फ सही और बरवक्त गाइडलाइंस भी बहुत मुस्बत साबित हो सकती हैं। इसी तरह से अगर इसकी तफसीलात में जाएं तो बांझपन की वजह मेल्स में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शऊर की कमी की वजह से मर्द हजरात गलत और जाली ज़राए से रहनुमाई लेते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो इस सारे अमल में क्या क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं और क्या मर्द में जो बांझपन होता है वो काबिल इलाज है या नहीं है, इसका इलाज क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती है, कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, आज हमने इस पर ख़ास करके बात करनी है मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से, क्योंकि औरतों के हवाले से बहुत सारी गाइडलाइंस हमारे पास आती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्तन फ़वक्तन बात भी हो रही होती है, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस पहुंचाते हैं। लेकिन एक ये भी तो मामला है ना कि अगर औरत ठीक है या अगर मर्द में कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह केटर किया जा सकता है, इसको टैबू नहीं बनाना हमने, ये काबिल इलाज भी हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर मतलब एक फैमिली को रन करने के हवाले से या फैमिली आपने बढ़ानी है उस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मर्द हजरात के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बांझपन दोनों में हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पर औरतों को इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि तुम्हारी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो तुम्हारे में कोई कमी है। मर्दों के ऊपर कम बात की जाती है, तो मर्दों में जो बांझपन पाया जाता है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा आपको, आपने इतने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से इतनी चीज़ों को, मेरा ख्याल है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज तो आपने शुरू में ही दे दिया है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो काजेज़ हैं, जो उसकी वजूहात हैं इनफर्टिलिटी की, वो दोनों में हो सकती हैं। तो वही बात है कि लोग इसको एक सोशल टैबू समझ के, अपनी अना का मसला समझ के, अपनी मर्दानगी को आड़े ले आते हैं कि ये ना हो जाए, हम तो मर्द हैं, हम तो हेड हैं, हम तो, ये एक हमारी सोसाइटी में और कुछ और मुल्कों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि एक सो कॉल्ड मर्दानगी जो है वो सामने आ जाती है। तो इसको बड़ा बोल्डली फेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बांझपन होता क्या है। कि ऐसे ही बाज़ औक़ात लोग जो हैं बांझपन के मरीज़ नहीं होते हैं, मगर वो अपना खामखा पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं और वो कंफ्यूज होते चले जाते हैं और नुकसान करा बैठते हैं। बांझपन की डेफिनेशन साइंटिफिकली ये है कि अगर एक जोड़ा इकट्ठे रह रहा है और वो ख़ुद से कोई ऐसा प्लान, कोई फैमिली प्लानिंग, कोई कॉन्ट्रासेप्शन, कोई ऐसे मेजर्स नहीं ले रहा जो कि बच्चा पैदा होने को डिले करते हैं, रोकते हैं। वो चाह रहे हैं कि बच्चा हो, लेकिन उसमें अगर बच्चा नहीं हो रहा और 1 साल का अरसा गुजर जाता है तो हम उस जोड़े को कह सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का शिकार है, बांझपन का शिकार है। तब हमें मज़ीद उनकी इन्वेस्टिगेशंस की, उनके टेस्टों की, उनके मुआयने की, उनकी हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, मैंने देखा है बाज़ औक़ात अभी महीना नहीं हुआ होता, 2 महीने नहीं हुए होते तो परेशान हुए हैं जी, वो सास का प्रेशर है या फैमिली का प्रेशर है या अपना ही कुछ भी, किसी भी तरह का प्रेशर है जी। और वो भागे फिरते हैं जी, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, 1, 2 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर परेशान हो जाते हैं। और इस सिचुएशन को हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ जगहों पर लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बिल्कुल। और इस तरह लोग अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं, हालांकि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। आज का मौजू चूँकि मर्दाना बांझपन के ऊपर है और मेरा चूँकि शोबा भी यही है, मैं यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ और मेंस हेल्थ और मेंस इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी को डील करता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम आते हैं कि जी इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है। कॉजेज़ के अंदर जो सरे फहरिस्त कॉजेज़ है हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी, वो मेंस हेल्थ से रिलेटेड है, जिसको हम मर्दाना सेहत कहते हैं।
और बड़ी बदकिस्मती कह लें कि हम इनफर्टिलिटी के ऊपर तो बात कर लेते हैं, इनफर्टिलिटी की जो मेन रीज़न हो सकती है वो मेंस हेल्थ है या मर्दाना सेहत है, इसके ऊपर बात ही नहीं की जाती। इसको डिस्कस करना कि मेंस हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हक़ ज़ौजियत अदा करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जो वाइफ है उसके जो भी हकूक़ हैं वो अदा करने में मर्द को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसको तो वो वैसे ही लिस्ट से खारिज समझते हैं। और हालांकि सच्ची बात यह है कि ये बात दोनों को पता होती है, ये मर्द को भी पता है और उसकी वाइफ को भी पता है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक रीज़न तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी रीज़न जो इनफर्टिलिटी की हो सकती है वो ये हो सकती है कि उन बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए जिस तरह दो कॉमन चीज़ें हैं, दो अहम चीज़ें हैं, फ़ीमेल के अंदर अंडा या एग होता है और मेल के अंदर उसका जरसूमा हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, जो स्पर्म होते हैं बेसिकली। तो वो स्पर्म्स की तादाद में कमी है, स्पर्म्स की फंक्शंस में कमी है, उनकी मोटिलिटी में कमी है, उनमें कोई बीमारी है, उनकी साख्त में कमी है, या कोई और बीमारियां ऐसी आ गई हैं जिस्म के अंदर जो डायरेक्टली तो स्पर्म्स की बीमारी नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बीमारी जैसे कोई ऐसा ट्यूमर है जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं, जिसमें मर्दाना हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, जैसे बाज़ लोगों को हेपेटाइटिस सी या उसके कंसिक्वेंसेस में सिरोसिस कई चीज़ें हो जाती हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो आपकी मेंस हेल्थ को और फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अब डिटेलों में जाए बगैर अगर मैं एक ऐसा मैसेज दे दूं जो सब तक पहुंच सके, वो ये है कि जब ये 1 साल का अरसा गुजर गया है और आपकी नॉर्मल एक ज़िंदगी आपने गुजारी है, मर्द और औरत की जो जोड़े की होती है वो बिल्कुल ठीक गुजर रही है, फिर भी अगर कंसेप्शन नहीं हो रही, हमल नहीं ठहरा, तो फिर आपको फिर मसला हो सकता है। फिर इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर एक यूरोलॉजिस्ट, मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसकी तशखीस करवानी चाहिए। होता यह है कि ये मामला चूंकि अंडर डिस्कस्ड रहता है सोशल टैबू की वजह से, मल्टीपल रीजंस की वजह से, तो फिर अगर ये डिस्कस होता भी है तो ये डिस्कस होता है रॉन्ग पीपल के साथ। मसलन आपने किसी दम कराने चले गए, ऐसे लोगों के पास चले गए जो डायरेक्टली इस फील्ड के माहिर नहीं है। तो जब रॉन्ग लोगों के साथ डिस्कस होता है तो रॉन्ग डायग्नोसिस होती है, तो जब रॉन्ग डायग्नोसिस होती है तो ट्रीटमेंट भी रॉन्ग होता है। और उसके सबसे पहले तो ये माना ही नहीं जाता ना डॉक्टर साहब कि मर्द में कोई कमी हो सकती है, वो यही कहा जाता है कि औरत में कमी है, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली ये बहुत इसी वजह से तो मैंने आपको सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी दी है कि आपने बहुत अहम टॉपिक को ये इसको शुरू किया आज। ये जब मर्द मानेगा ही नहीं, हालांकि मैं बीइंग द मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी को डील करने वाले, हमें पता है कि औरत की इनफर्टिलिटी के काजेस को तशखीस करना निस्बतन एक लंबा प्रोसेस है। और थोड़ा सा मुश्किल भी है और कॉस्टली भी है, जबकि मर्द की तशखीस करना कि उसको इनफर्टिलिटी है या नहीं है, मेंस हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं है, उसकी मर्दाना सेहत में ये डायग्नोज तो पहले से ही हुई होती है और उसको सिर्फ एक आध टेस्ट करने से ही, सिर्फ थोड़ा सा एनलाइटन करना होता है कि उसको क्या चीजें हैं। बड़े बेसिक टेस्ट होते हैं, बहुत ही मिसाल के तौर पर हम सिंपल जिसको हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं, हम सिर्फ उसकी एनालिसिस कर लें, उसी से हमें पता चल जाएगा एक बंदे का जो काउंट ही इतना कम है कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये फौरन पता चल जाता है। अच्छा, दूसरा ये जो आजकल की हमारी ग़िज़ा है, क्या उससे भी ताल्लुक है ये मेल इनफर्टिलिटी का? देखें, हमारी जो बेसिक ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं ब्रीफली अगर बात करूं तो ग़िज़ा और हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी, डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपके ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ठीक है। अभी तो दुनिया में ऐसे बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड सेंटर्स बन गए हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक पे आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। तो ये आपकी डाइट का यानी ग़िज़ा का और लाइफस्टाइल का, आपकी स्लीप का, आपकी स्ट्रेस का, आपकी सोशल कनेक्टिविटी का, स्पिरिचुअल, ये सब चीज़ों का ताल्लुक है एक अच्छी हेल्थ के साथ। और हेल्थ का मतलब हमारी हर तरह की हेल्थ है, जिसमें अगर हम कहते हैं जी हमारी आई साइट ठीक है, हमारा दिल ठीक है, तो हमारी मेंस हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा गलत है कि जी अब तो उम्र 40 साल हो गई है या 50 साल हो गई है। देखिए, पुराने बहुत सारी कहावतें लिखी हुई आपने पढ़ी होंगी, और ये हकीकत भी यही है कि जैसे एक है ना, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी बूढ़ा ना होने का मतलब ये है कि मेंस को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है
कि जब तक वो सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं, ज़िंदा हैं, वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये बात थोड़ा सा फीमेल के अंदर चूंकि अल्लाह ने और निज़ाम रखा हुआ है, उसमें एक स्टेज आती है कि मीनोपाज हो जाता है, तो उसके बाद वो बच्चा प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होती। तो इसलिए मर्द को ये समझना ज़रूरी है बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका जब तक वो प्रॉपर तशखीस, प्रॉपर इलाज, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो बच्चा पैदा करने की बजाय वो और कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। मैंने देखा है लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके और मसाइल हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो जब गलत हाथों में चले जाते हैं तो मैंने अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनकी मेंस हेल्थ और मर्दाना जो बांझपन का इलाज होने की बजाय वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, और उनके किसी न किसी एक नाजुक अज़ा को इतना नुकसान पहुंच जाता है कि वो खुदा न खासा शायद वो बाद में पता नहीं ठीक भी हो या ना हो पाए। लेकिन यहाँ मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगा, स्पेशली ये इनफर्टिलिटी जो मर्दाना बांझपन के हवाले से है, अगर इसका तल्लक मेंस हेल्थ के साथ है तो ओवर द ईयर्स मेरा इस फील्ड में ज़ाहिर है मोर देन 35 ईयर्स तो मुझे हो गए हैं यूरोलॉजी में काम करते हुए, तो ये एक आप ये समझें कि ये 100% काबिल इलाज है। ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको कौन सी स्टेज पे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या सिंपल साइकोलॉजिकल बाज़ का मसला सिर्फ साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, नफ्सियाती मसाइल इसको भी लोग नहीं मानते। वो समझते हैं कि अगर हम किसी को ये मशवरा आप दें या कोई दे के जी आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपके गले पड़ जाएगा कि आप मुझे पागल समझ रहे हैं। अब ये क्या ताल्लुक हो गया इसके साथ। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि स्मोकिंग एंड जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। देखें, एडिक्शन कोई भी होगी ना, जिसको हम नशा कहते हैं, वो ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है। और लेकिन इफेक्ट पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और लोग इसको असल में मिसकंसेप्शन ये है कि मैं अगर ड्रिंक करूंगा तो मैं पता नहीं क्या तीर मार लूंगा, मैं बताऊंगा कि मैं मर्दानगी का जो है वो मुजाहरा कर रहा हूँ। हकीकत ये है हम तो साइंटिफिकल प्रूवन बातें करेंगे ना, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं। हमने ऐसे हवा में या फिल्मी डायलॉग तो नहीं बोलने ना कि फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बंदे ने ड्रिंक की और पता नहीं उसने आसमान सर पे उठा लिया और पूरी दुनिया को फतह करने का दाम, वो जो मर्जी करे। हकीकत ये है कि जब आप ड्रिंक कर लेते हैं तो आपकी जो मेंस हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसका ताल्लुक फिर आपकी ओवरऑल पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ है। सिमिलरली जो स्मोकिंग करते हैं उसका ताल्लुक भी आपकी बहुत सारी चीज़ों के साथ है, कैंसर्स भी हैं और भी हैं। जब आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे तो आपकी मर्दाना बांझपन की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। क्यों नहीं, आपकी सारी हेल्थ रिलेटेड है, आपकी जितनी भी हेल्थ है वो जो फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, ये सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप सिंपल सोशल लाइफ को देख लें, अगर एक बंदा बिल्कुल अलूफ हो जाता है, आइसोलेटेड रहता है, तो उसकी भूख भी कम हो जाएगी, उसकी फ्रेशनेस भी कम हो जाएगी, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, वो कोई किसी भी डिजीज़ को फेस नहीं कर सकेगा, और डिजीज़ के बढ़ने के चांसेस उसके ऊपर बढ़ जाएंगे, उसकी स्ट्रेस बढ़ेगी, फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे, डायबिटीज़ को भी वो प्रोन हो जाएगा, एंजाइटी को भी प्रोन हो जाएगा, डिप्रेसिव इलनेस को भी लेके चल पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ कि हम किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। आप देखें ना, हम आज चूँकि मेंस हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, एक बंदे का मूड इतना ऑफ है, बेचारा डिप्रेस बैठा हुआ है, लो बैठा है, उसने क्या, उसकी मेंस हेल्थ कैसे नहीं ख़राब होगी, ख़राब हो जाएगी। वो नहीं एक अच्छे तरीके से अपने हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए, मतलब लास्ट मिनट चल रहा है तो क्या कहेंगे कि किस तरह इस चीज़ को कोप अप किया जा सकता है, या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं? देखें, लास्ट मिनट में मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, ठीक है, और अपनी सेहत जो आपकी अपनी सेहत है, जो मेरी सेहत है, और मेरे पास और आपके पास और हर एक के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी ज़िंदगी में उसकी सेहत है, उसके साथ किसी को खिलवाड़ ना करने दें। देखें, मैं हर जगह ये मैसेज देता हूँ कि आपने अपने बाल भी कटवाने होते हैं तो आप हमेशा एक अच्छे सैलून, अच्छे स्पा, अच्छे नाई के पास जाते हैं। आप मोची को नहीं कहते कि मेरे बाल काट दे,
आप बाहर एक मिस्त्री मजदूर को, कारपेंटर को नहीं कहते। तो इसी तरह जब ये हेल्थ की बारी आती है तो हेल्थ के लिए आपने हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मेंस हेल्थ की बारी आती है तो आपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो जिसको पता हो कि तो आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपकी सेहत इंशाल्लाह ताला 100% रिकवर है। चले जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बड़ा इसको टैबू भी समझा जाता है, जिसको आज हमने तोड़ने की कोशिश भी की और अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की है आप तक, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।